नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल। तो स्वागत है आप सबका शक्ति की समृद्धि के आज के खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के हक की हिम्मत की। जी हाँ, और हम बात करेंगे होम बाइंग की। आज महिलाएं सिर्फ घर सजा नहीं रही बल्कि घर खरीद भी रही हैं। महिलाओं की मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही सरकार और बैंकों की खास रियायतें इसमें खासी मदद कर रही हैं। इन स्कीमों का फायदा उठाकर महिलाएं सिर्फ होम बायर नहीं बल्कि रियल एस्टेट की स्मार्ट इन्वेस्टर भी बन रही हैं। यूपी सरकार ने भी महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। अभी तक यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही थी, जिसमें महिलाओं को अधिकतम 10,000 रुपए तक का फायदा होता था। इसी तरह अन्य राज्यों ने भी इस तरह की स्कीम जो है वो चलाई हुई है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपने नाम पर घर लेने की, तो ये शो आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आज हम आपको तमाम जानकारियां इसी से जुड़ी हुई देंगे। हम आपको इस शो में बताएंगे कि आखिरकार क्यों महिलाएं जो हैं वो तेजी से घर खरीदने की तरफ बढ़ रही हैं। तो हमारे शो में एक अहम मुद्दा ये रहेगा, हम ये चर्चा करेंगे कि महिलाएं जो हैं क्यों अब घर खरीद रही हैं, आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप जो है वो होम लोन लेना चाहती हैं तो आपको कौन कौन से फायदे जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात पर भी होगी कि टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और ब्याज दर में कैसे कैसे जो है वो आपको छूट मिलती है। और हम ये भी बताएंगे कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर है, यानी कि आप पहली बार अगर घर खरीद रही हैं, तो क्या क्या स्कीम्स जो हैं वो आपके लिए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए कितनी छूट जो है वो बढ़ाई हुई है। लेकिन इस सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे भोपाल की प्राची शर्मा के सपनों को सच करने में सरकार और बैंकों की स्कीम ने खासी मदद की। भोपाल की प्राची शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। वो घर खरीदना तो चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन उनकी फ्रेंड ने बताया कि बैंक पहली बार घर खरीदते वक्त महिलाओं को होम लोन पर ब्याज में 0.10% की छूट देते हैं। इतना ही नहीं, घर अपने नाम पर रजिस्टर कराने से उन्हें स्टैम्प ड्यूटी में भी 1% तक की बचत का फायदा मिलता है। इन फायदों से प्राची को घर खरीदने का हौसला मिला। बैंक और रजिस्ट्री के साथ प्राची को PMA स्कीम में सब्सिडी का भी फायदा मिला है। क्योंकि वो पहली बार घर ले रही थी, आज उनका सपना सच हो चुका है। एक घर जो पूरी तरह से उनके नाम है। तो प्राची जी का सपना तो पूरा हो चुका है, बारी आपकी है। अगर आप भी महिला हैं, नौकरी करती हैं, तो घर खरीदना आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। आज हम यही बात करेंगे और हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ रही हैं प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर निशा सांघवी जी। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो पल्लवी। निशा जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि महिलाओं के लिए घर खरीदना जो है वो अब पहले से कितना आसान आपको लगता है हो गया है, क्योंकि आजकल जितनी महिलाएं हैं वो काम करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं और अब उनका भी एक सपना है। पहले तो ये कहा जाता था ना, शादी के बाद ससुराल तुम्हारा घर होगा, या फिर शादी से पहले जो है वो तुम मायके में हो। लेकिन अब महिलाएं ये भी चाहती हैं कि भाई मेरा एक अपना घर भी हो, जिसमें कभी भी किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे ये पता हो कि मुझे यहाँ से कोई बेदखल नहीं कर सकता है, ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा घर नहीं है। अब हम अपनी कमाई से हम अपना भी घर खरीदना चाहते हैं, तो कितना आसान हो गया ये। पल्लवी, आई थिंक हम इंडियंस के लिए घर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। जब भी हम अपनी बेटी भी ब्याहने वाले तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं उनका खुद का घर है या नहीं है। भले लड़का नौकरी कोई और शहर में कर रहा हो, घर खुद का है कि नहीं, राइट। तो इवेंचुअली जैसे हम और आप काम करने लगे हैं, इनकम आ रही है, तो महिलाओं के लिए भी एक बूस्ट है कि भाई हम भी वी कैन ऑल्सो बी पार्टी टू ओनरशिप ऑफ द हाउस। तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम्स में जब भी वुमन एक को ओनर होती है तो उन्हें सब्सिडी मिलती है वो हाउस जब हम खरीद रहे हैं। फिर स्टैम्प ड्यूटी जो है, बहुत सारे राज्य है, नॉट ओनली द नॉर्दर्न स्टेट्स बट इवन महाराष्ट्र दैट आई बिलोंग टू, अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी अदर स्टेट्स जो है, अगर वुमन होम बायर है तो उन्हें 1 to 2% की स्टैम्प ड्यूटी कम भरनी पड़ती है। जी। लोन एक्सेस जो है, जब भी एक महिला लोन के लिए अप्लाई करती है तो इंटरेस्ट रेट जनरली कम पड़ता है कंपेयर टू अ मेल। और एक चीज है कि ईजियर लोन अप्रूवल मिल जाता है जब वो महिला के नाम पे होता है।
प्लस जैसे जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, हम और भी शोज करते रहेंगे ऐसे, जिससे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लोगों को पता चलती जाएगी। स्पेशली विमेन जब अर्न कर रहे हैं तो फाइनेंशियली एक ओनरशिप भी होनी चाहिए एक घर की, प्लस एक सोशल सपोर्ट बन जाता है फैमिलीज एंड सोसाइटी में। एक एनकरेजमेंट रही है विमेन के लिए कि एक ओनरशिप आपके नाम पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो एक ओनरशिप आपके नाम पे भी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी जो है वो आपके नाम पे भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक ना सुरक्षा का एहसास होता है ये जान के कि अच्छा ये मेरा घर है, ये मेरे नाम पर है, कल को अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो जाती है तो कम से कम ये मेरे पास जो है कसट के तौर पर रहेगा। तो निशा जी, ऐसे में होम लोन लेते हुए जो है वो महिलाओं की एलिजिबिलिटी जो है वो कैसे तय होती है? पल्लवी, इसमें जनरली ना होम लोन लेते वक्त ये सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, महिला के लिए या एक पुरुष के लिए। तो पहली बात ये है कि आपकी इनकम, स्टेबल मंथली इनकम कितनी है और ये कैसे आ रही है, सैलरी के थ्रू आ रही है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आ रही है। जी। ज्यादा इनकम अगर आपकी पेपर्स पे है तो आप ज्यादा लोन के लिए एलिजिबल होते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका क्रेडिट स्कोर, जो हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री जब हम बनाते हैं तो क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर रहता है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है वो बैंक, वो आपसे कम लेता है। टिपिकली जब आप ज्यादा यंग हो, 21 से 40 साल की उम्र के रेंज में हो, तो आपको लंबे समय के लिए लोन मिलता है। फिर आती है कि आपकी जॉब स्टेबिलिटी कैसी रही है पिछले 2 साल में। इफ यू आर बड़ी जो बहुत जॉब चेंज कर रहे हैं तो आई थिंक आपकी लोन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आपको जॉब स्टेबिलिटी भी दिखाना जरूरी होती है जब लोन एप्लीकेशन करते हैं। प्लस जब भी आप को एप्लीकेंट करते हैं साथ में, या हस्बैंड जॉइंट ओनर बन जाते हैं या आप एक जॉइंट ओनर होते हो हस्बैंड के साथ या इवन फादर या मदर के साथ, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो ज्यादा ब्रॉड हो जाती है क्योंकि 2 लोगों की इनकम पे जज किया जाता है। एंड स्पेशली एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वुमेन के लिए 0.05% जनरली लोअर इंटरेस्ट रेट रखता है हाउसिंग लोन में, और प्रोसेसिंग फी जो होती है या तो वो वेव ऑफ हो जाती है या तो बहुत ही रेड्यूस परसेंटेज पे चार्ज होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक अच्छी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए होती है। लेकिन अभी तो आपने जैसे बताया को ओनर के नाते, लेकिन अगर कोई महिला जो है वो सिंगल इनकम पर होम लोन लेना चाहती है तो वो कितना उसके लिए आसान होता है? पल्लवी, अगर मेजर फर्स्ट स्टेप ऑलवेज टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ लोन इज योर इनकम एलिजिबिलिटी एंड योर इनकम स्टेबिलिटी। ये 2 चीजें होती है जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो जैसे ही अगर सिंगल वुमेन भी अप्लाई कर रही है, आपकी एलिजिबिलिटी है, आप इनकम अर्न कर रहे हो, लोन के EMI भर सकते हो, तो आई थिंक इट्स कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी। प्लस गवर्नमेंट की जो स्कीम है PMAY, जो हम प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, ये वुमेन ओनरशिप के लिए ज्यादा प्रमोट की जा रही है, तो ये भी एक एडवांटेज मिलता है जब एक सिंगल वुमेन हाउसिंग लोन लेती है। प्लस इम्प्रूव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है कि ज्यादा विमेन एक स्टेबल करियर चाहती है स्टेबल इनकम के साथ, जिससे कि वो हाउसिंग लोन लेके भी एक अपने घर अपना उसका एक ड्रीम साकार कर सके। ओके, तो अपने सपनों को अगर आप साकार करना चाहते हैं तो आजकल आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एप्लीकेंट महिला जो है, तो क्या अगर उसका कोई क्रेडिट स्कोर है वो कुछ थोड़ा बहुत कम है तो क्या बैंक अलग नज़रिए से देखता है, या फिर जो स्टैंडर्ड रूल है वो सबके ऊपर जो लागू होता है वो भी महिला पर लागू होगा? इसमें 2-3 चीजें हैं। क्रेडिट स्कोर बेसिकली एक आपका एक्सरे है आपका रीपेमेंट कैसा रहा इन द हिस्ट्री। तो मान लीजिए कि अगर आप एक नया जॉब करना शुरू किया है, आप नए हो, आपने नया पैन कार्ड अभी बनाया है और आपका हिस्ट्री क्रिएट करना है और आपका स्कोर मान लीजिए 600 650 ही है बिकॉज आपने कभी लोन ही नहीं ली है, तो हम जनरली कहते हैं कि आप शुरुआत कीजिए बाय टेकिंग द इजीएस्ट लोन, जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे या एक गैजेट पे आप लीजिए, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर बनता जाएगा। दूसरी बात, जब भी क्रेडिट स्कोर जो है डेफिनेटली 750 प्लस आपका एवरेजली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है आपको इवेल्युएट करने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, आपका BMI एक स्टैंडर्ड होना चाहिए,
आपकी ब्लड शुगर की प्रोफाइल है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो वैसे क्रेडिट स्कोर भी बहुत मायने रखता है। आपका जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी उससे मायने रखेगा कि आपने लोन लेके कितने दिनों में भर दिए, कितने महीनों में या कितने सालों में भर दी, क्या आपने कोई ईएमआई बाउंस करवाया था या आपने कोई मिस किया था। तो ये चीज है। प्लस एक एडवांटेज है हमारे कंट्री का कि प्रो वुमेन लेंडिंग पॉलिसीज बहुत सारी है। ओके। महिलाओं को लोन मतलब बोरो करने के लिए बैंक्स काफी फ्लेक्सिबिलिटी रखती है इन केस ऑफ क्रेडिट स्कोर ऑल्सो। ठीक है, तो प्रो वुमेन लेंडिंग पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी सारी है, कहीं ना कहीं जो है आप इनका फ़ायदा उठा सकती हैं। खैर निशा जी, इस बीच में हमारे पास जो हमारे कुछ दर्शकों के सवाल भी जो है वो आने शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो झांसी से श्रुति श्रीवास्तव का आया। ये कह रही कि मेरी इनकम जो है वो 30,000 रुपये महीना है, तो क्या इतनी सैलरी में जो है ये होम लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये जानना चाहती हैं। तो श्रुति, इसमें 3-4 चीजें। पहले तो आप कितने का घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और जो अमाउंट का घर में आप डाउन पेमेंट भी कुछ करेंगे, राइट। तो हम जनरली एक बैंडविड्थ देखते हैं कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी जो है आपकी मंथली इनकम के 60 टाइम्स जनरली एक बैंक आपको लेंड करती है पैसा। तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी जनरली रहेगी 15 से 18 लाख के बीच में, बेसिस द इनकम जो आपने हमें बताई है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन कोई चल रही है, बैंक उसको ट्रैक कर सकता है। जैसे ही आपसे ओटीपी लेगा, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, तो उसमें दिख जाएगा कि कितनी लोन चल रही है। तो और कोई लोन नहीं होगी तो आपकी एलिजिबिलिटी और भी बढ़ सकती है। प्लस अगेन हमारा क्रेडिट स्कोर तो हमेशा हमारे साथ चलेगा, तो 750 से ऊपर होना ही चाहिए। प्लस अगर आप अपने स्पाउस को अगर को एप्लीकेंट ऐड करते हैं या फादर को को एप्लीकेंट ऐड करते हैं, तो आप अपने लोन की एलिजिबिलिटी अमाउंट इससे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो को एप्लीकेंट बनने पर ये फ़ायदा है कि लोन का जो अमाउंट है वो आपके लिए बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको क्रेडिट स्कोर का ज़रूर अपना ख्याल जो है वो रखना चाहिए। सूरत से अगला सवाल जो है वो रीना मेहता का है। ये कह रही है कि क्या अगर प्रॉपर्टी मेरे और पति दोनों के नाम पर हो तब भी क्या स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी? हाँ, सो ये रीना जी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जब वुमन को ओनर है तो ऑटोमेटिकली स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट अप्लाई हो जाता है, या तो डिस्काउंट यूजुअली अवेलेबल होता है ओनली इफ द वुमन इज द फर्स्ट और प्राइमरी ओनर। आपके स्टेट के हिसाब से ये एप्लीकेबल होगा, आपको अपने स्टेट स्पेसिफिक रूल देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्टेट स्पेसिफिक रूल्स में आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट एप्लीकेंट हैं तो हो सकता है कि ये छूट थोड़ी सी ज़्यादा भी हो। लखनऊ से प्रिया राय का सवाल है। ये कह रही कि घर खरीदने के लिए माँ को क्या मैं अपने को एप्लीकेंट बना सकती हूँ? प्रिया, आप बिल्कुल माँ को एप्लीकेंट बना सकते हैं होम लोन में। या इससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी जो है मम्मी के इनकम से, आपके माँ के इनकम से कंबाइन होके आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है और आपको ज़्यादा लोन मिल सकती है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लोन जो है वो मिल सकता है, बस आपको ये देखना होगा कि आपकी मदर की एलिजिबिलिटी जो है वो कितनी बनती है। खैर मैं आपके पास जो है निशा जी वापस आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी निशा जी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने सारे सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपको जो है तरीका बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूट्यूब के हमारे लिंक पर जाना है, वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में जो है आपको अपने सवाल टाइप करने हैं, हम वहाँ से ज़रूर आपके सवाल पिक करेंगे। इसके अलावा आप हमें अपने सवाल जो है वो व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। वहाँ पे आपको शक्ति जो है वो मैसेज बॉक्स में टाइप करना है, शक्ति के बाद आपको एक स्पेस देना है और फिर अपना सवाल जो है वो टाइप करना है और हमें व्हाट्सएप करना है 9354027995 पर। तो निशा जी के पास वापस चलेंगे, चर्चा को भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ जो है वो मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही है। दिव्या जो है वो हमें कुछ बताने जा रही है दिलचस्प जानकारी। दिव्या हमें ये बताएंगी कि घर खरीदने और होम लोन लेने के मामले में महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, पुरुषों के मुकाबले आखिरकार जो है वो बैंक क्यों महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें, यूपी सरकार ने महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा क्या है ये भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल अब अगर महिलाएं या फिर महिलाओं के नाम पर कोई भी संपत्ति खरीदी जाएगी 1 करोड़ तक की, तो उस पर जो है स्टैम्प ड्यूटी में जो काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें, पहले क्या प्रावधान था, वो ये था कि 10 लाख तक अगर कोई भी संपत्ति खरीदती है महिलाएं या फिर उनके नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है तो उस पर जो है 10,000 तक की स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलती थी, जो कि उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अब 1 करोड़ तक की संपत्ति महिलाएं खरीदेंगी
तो उन्हें जो है 1 लाख का फायदा यहाँ पर सीधा सीधा होता हुआ नजर आएगा। 1 लाख की स्टैंप ड्यूटी में उन्हें छूट मिलती हुई नजर आएगी। ये एक बड़ा अपडेट है जो इस बार यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट में हमें होता हुआ दिखा है। चलिए इसके अलावा आपको बता देते हैं कि किस राज्य में कितनी छूट जो है महिलाओं को मिलती है संपत्ति अगर उनके नाम पर खरीदी जाती है या फिर वो संपत्ति खरीदती हैं। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क जो है कितना है, कितना कम है, कितना डिफरेंस है आदमियों के मुकाबले। देखिए दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में महिलाओं को जो है 4% तक स्टैंप ड्यूटी जो है वो देनी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी 4% है और पुरुषों के लिए जो है 6% है। देखिए 2% का फर्क आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें 5% स्टैंप ड्यूटी वहाँ पर महिलाओं को देनी पड़ती है, वहीं पुरुषों को जो है 6% देनी पड़ती है। साथ ही यूपी की बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया अभी, उत्तर प्रदेश में 6% जो है स्टैंप ड्यूटी महिलाओं को देनी होती है प्रॉपर्टी खरीदने पर। और अब जो है पुरुषों को देखें तो वहाँ पे उन्हें 7% ड्यूटी देनी होती है, स्टैंप ड्यूटी, अगर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और यहीं पे जो है आज का अपडेट हमने आपको बताया कि अगर अब महिलाएं 1 करोड़ तक की भी संपत्ति खरीदती हैं, फिर उनके नाम पर संपत्ति खरीदी जाती है, तो उन्हें सीधा सीधा 1 लाख का फायदा होता हुआ नजर आएगा। तमिलनाडु की बात करें 7% तक जो है स्टैंप ड्यूटी महिलाओं को देनी पड़ती है। पुरुषों के लिए भी वहाँ पर ही सेम ही है, 7% ही उन्हें भी स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। गुजरात की बात करें तो रियायती दरें हैं, कम है वहाँ पे भी दरें। इसके अलावा पुरुषों के लिए जो है मानक दर है। अगर इसकी बात करूँ मैं कि पंजीकरण शुल्क कितना है, तो देख लीजिए संपत्ति मूल्य का 1% दिल्ली में देना पड़ता है। इसके अलावा संपत्ति मूल्य का 1% महाराष्ट्र में भी देना पड़ता है। साथ ही यूपी में भी संपत्ति मूल्य का जो है 1% ही आपको शुल्क देना पड़ता है पंजीकरण। साथ ही तमिलनाडु में भी सेम ही है। इसके अलावा गुजरात में जो है ये शुल्क नाम मात्र है। साथ ही आपको बता देते हैं कि लोन लेने में क्या कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं। महिलाएं कितना लोन लेती हैं, उसके बदले में पुरुष कितना लोन लेते हैं, साथ ही लोन चुकाने का क्या कुछ नेचर है, महिलाओं का पुरुषों का कितना ज़्यादा फर्क है, ये भी आपको बताते चलते हैं। देखिए 2024 में लोन लेने वाली महिलाएं, लोन लेने वालों में बढ़ोतरी जो है महिलाओं में 10.8% की हुई है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है, जबकि पुरुषों में ये सिर्फ 6.5% की ही बढ़त देखी गई है। इसके अलावा लोन लेने वाली महिलाएं कुल कितनी हैं, अगर अपने देश की हम बात करें 8.3 करोड़ महिलाएं जो है अपने देश में लोन लेती हैं, कुल आंकड़ा है। पुरुषों का क्या आंकड़ा है ये हमारे पास अभी क्लैरिटी नहीं है। लोन चुकाने में कौन आगे है, देखिए ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। ये दो जो लास्ट के आप सेगमेंट देख रहे हैं, लोन चुकाने में महिलाएं जो हैं बेहतर है पुरुषों के मुकाबले। अगर वो कोई लोन लेती हैं तो उसे बेहतर तरीके से चुका देती हैं, टाइमली रीपे कर देती हैं, और पुरुषों में ये जो है ये चीज़ कम देखी गई है। साथ ही लोन चुकाने में कौन अनुशासित है, डिसिप्लिन किस में ज़्यादा है, महिलाओं में या पुरुषों में, तो देखिए महिलाओं में ज़्यादा डिसिप्लिन देखा गया है। अगर लोन की बात करी जाए, लोन रीपे करने की बात करी जाए, उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात करी जाए, और अगर पुरुषों को देखें तो इनमें ये जो डिसिप्लिन है, ये जो अनुशासन है, ये कम देखने को मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस निशा जी के पास चलते हैं। निशा जी, यूपी सरकार का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि महिलाओं को जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि यूपी सरकार जो है उन्होंने भी स्टाम्प ड्यूटी में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर जो है वो रियायत देने की घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि महिलाओं को और ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर NCR का काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो यूपी के अंडर आ जाता है, तो जिसमें जो है काफ़ी सारे फ्लैट्स वगैरह भी हैं, और हम देख भी रहे हैं कि वहाँ पर लोग जो है बसने भी लगे हैं बहुत सारे। पल्लवी, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है आई थिंक कल आया है, जिसमें यूपी सरकार ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। अभी तक ये छूट सिर्फ 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही थी, जिसमें महिलाओं को अधिकतम 10,000 रुपए तक का ही फायदा होता था। अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्कीम चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें इस तरह की स्कीम चल रही है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है वो बहुत सारा बेनिफिट जो है वो भी मिल रहा है। इसके अलावा निशा जी, कई और भी तरह की स्कीम है, जैसे कि PMAY हो गया या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स हो गया, इसमें जो है महिलाओं को कैसे प्राथमिकता मिलती है? जब भी एक एप्लीकेशन जाती है लोन की, स्पेशली PMAY एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अगर पहले भी हम थोड़ा सा बजट के तरफ जाए, अगर हम जो लास्ट ईयर फर्स्ट अपने जुलाई में जो बजट आया था आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट ऑन फर्स्ट, आई थिंक अराउंड 20 to 23 ऑफ जुलाई, और जो इस साल का बजट था 1 फरवरी को, ये दोनों के वक्त प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि हाउस फॉर एवरीबडी, या तो कैसे भी प्रकार में सरकार चाहेगी कि आप अपना खुद का घर ले, या आपको रेंट करने में आपको सरकार मदद करेगी। तो
तो अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में एक जब महिला एप्लीकेंट होती है, को ओनरशिप हो या खुद से सिंगल ओनर बन के लेती है, तो महिलाओं के एप्लीकेशन को पहले प्राधान्य मिलता है और उनको इंटरेस्ट में सब्सिडीज में पहले एक्सेस मिलता है, जिससे कि वो होम ओनर बनते जाए। ठीक है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता जो है वो मिलती है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन निशा जी, एक मेरा सवाल ये भी है कि जब जॉइंट लोन लेते हैं, यानी कि अगर पति पत्नी मिलकर जो है घर खरीद रहे हैं, तो क्या टैक्स बेनिफिट जो होते हैं वो दोनों को मिलते हैं? यस, सो जब भी थोड़ा सा इसमें हम दो तरीके से बात करेंगे। एक है लोन एप्लीकेशन के एंगल से, फिर है वो इनकम टैक्स के बेनिफिट से। ठीक है। जब भी आप एक को एप्लीकेंट हो, इट मींस के, और उसमें आपके एप्लीकेशन में लिखा होता है कि आप कितने परसेंटेज के लिए अप्लाई करता है आपके लिए। तो अगर आप 50% ओनर हो ऑफ द प्रॉपर्टी और 50% लोन में एप्लीकेशन हुए है आपकी, तो आपके तरफ से भी 50% लोन का कंट्रीब्यूशन ईएमआई भरते वक्त जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए कि 2 करोड़ की लोन ली है और ईएमआई जो मंथली भर रहे हैं, मान लीजिए तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा भर रहे हैं, तो जब हम पूरे साल का निकालते हैं डिटेल टोटल, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, क्योंकि ये को ओनरशिप में प्रॉपर्टी थी और लोन भी को ओनरशिप में थी, तो ये दोनों को एडवांटेज बेनिफिट मिलता है अंडर ओल्ड रिजाइन। हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये सारे बेनिफिट जो एटीसी है या सेक्शन 24 है, जो ये हाउसिंग लोन का बेनिफिट देता है, इट इज ओनली एंड ओनली अंडर ओल्ड रिजाइन। तो अगर मान लीजिए आप सालाना 4 लाख जितना इंटरेस्ट भरते हो और 3 लाख जितना आप प्रिंसिपल भरते हो, तो टेक्निकली 7 लाख तक का आपका ईएमआई टोटली सालाना जा रहा है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और उसमें अंदाजन ऐसा ब्रेकअप है, तो आपको ओल्ड रिजाइन चूज करनी चाहिए, जिससे कि आप ये होम लोन बेनिफिट का फायदा उठा सके। ठीक है, तो अगर आप होम लोन बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये केवल आपको जो है ओल्ड टैक्स स्लैब में ही मिल सकता है, न्यू के अंदर जो है वो ये फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन निशा जी, अगर कोई महिला है, उसकी इनकम बहुत कम है, तो क्या वो को एप्लीकेंट के साथ जो है वो लोन ले लेगी तो उसको बेनिफिट रहेगा? एक तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि वो फर्स्ट को एप्लीकेशन में जो है फर्स्ट ओनर भी बन सकती है उस प्रॉपर्टी की? देखिए पल्लवी, अगेन इसमें ना एक पार्ट होता है कि आप ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, ओनर या को ओनर, ठीक है? और दूसरा होता है कि लोन लेते वक्त आप सिंगल होल्डिंग पे लोन ले रहे हो या को ओनरशिप पे ले रहे हो। तो ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लोन एप्लीकेशन में, दो चीज में ये अलग होता है, फर्क होता है। और जब भी हम ये आपका सवाल का इसका सीधा अगर हम सवाल का जवाब चाहेंगे, तो लो इनकम है फिर भी आप को एप्लीकेंट बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आप फर्स्ट ओनर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आपकी एलिजिबिलिटी भले कम हो, लेकिन आपके साथ जो लोग को अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो टोटल लोन बैंक सैंक्शन करती है। ठीक है, तो को एप्लीकेंट में बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आपका जो है लोन एलिजिबिलिटी आपको लग रहा था कम होगी तो वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है तब भी आप जो है फर्स्ट एप्लीकेंट जो है वो प्रॉपर्टी की बन सकती है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन होम लोन का जो प्रोसेस है निशा जी, क्या वो कुछ महिलाओं के लिए अलग होता है या थोड़ा सा तेज है वो होता है कि मतलब कहीं ना कहीं फायदा जो है कुछ महिलाओं को इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा प्रोसेस में? पल्लवी, आजकल तो बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, हमारा डेटा इतना ट्रांसफर होता रहता है बिटवीन डिफरेंट बैंक्स एंड डिफरेंट लेंडर्स, तो होम लोन यस प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। जनरली आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अप्लाई करेंगे तो अगर आपने सारे पेपर्स, आपका सारा जो पेपर वर्क, जो इवैल्यूएशन है, साइट विजिट है, वो सब अगर हो चुका है तो लोन प्रोसेसिंग बहुत तेजी से हो रही है। फास्टर अप्रूवल्स आ रहे हैं, विमेन है इसलिए लोअर इंटरेस्ट रेट भी मिल रहे हैं और प्रायोरिटी प्रोसेसिंग भी मिल रही है क्योंकि महिला अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो प्रायोरिटी प्रोसेसिंग मिल रही है अगर महिला अप्लाई करती है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन निशा जी, आजकल जैसे कि इनकम जो है वो महिलाओं की भी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करूँ, टियर 1 की बात करूँ, तो अच्छी अच्छी सैलरीज होती हैं। ऐसे में महिलाओं का रुझान जो है वो लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी बढ़ रहा है। तो अगर कोई महिला लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदती है तो क्या उस वक्त भी इस तरह की छूटों का फ़ायदा वो ले सकती है? जनरली स्टैम्प ड्यूटी एंड लोन में बेनिफिट मिल जाती है महिलाओं को, लेकिन अफोर्डेबल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे मिलेगी ये, लेकिन लग्जरी और कमर्शियल पे नहीं मिलती है। एंड ऑल्सो हमें ये ध्यान में रखना है, लग्जरी प्रॉपर्टी अगर परचेज कर रहे हैं तो उसमें जो आपको सब्सिडीज जैसे कुछ मिलेगी, या तो नहीं मिलेगी या तो बहुत लिमिटेड मिलेगी।
ठीक है, तो लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने पर जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं चीज़ें। आपको सब्सिडी जैसा कि निशा जी ने बताया कि मिल तो सकती है लेकिन कुछ लिमिटेड मिल सकती है। खैर निशा जी, इस बीच में हमारे पास कुछ और हमारी महिला दर्शकों के सवाल आए हैं, तो कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पटना से तृप्ति पांडे का सवाल है, ये कह रही है कि क्या सिंगल मदर के लिए होम लोन की कोई अलग से भी स्कीम है? तृप्ति, अलग से स्कीम तो नहीं है। अगेन आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल होगी, जिसमें आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी और प्रायोरिटी भी मिलेगी, बिकॉज आप एक महिला है जो लोन अप्लाई कर रही है। स्पेशली बैंक्स लाइक SBI एंड HDFC हैव लोअर इंटरेस्ट रेट्स फॉर विमेन, तो सिंगल मदर्स भी इसका बेनिफिट उठा के ईजियर एंड फास्टर लोन प्रोसेसिंग, होम लोन बेसिकली प्रोसेसिंग कर सकती है। ठीक है तृप्ति जी, तो जैसा कि निशा जी ने बताया आप इनका फ़ायदा उठा सकती हैं, लोन का इंटरेस्ट रेट जो है वो भी आपके लिए कम हो जाएगा। अगला सवाल देहरादून से मीनाक्षी ठाकुर का है, ये कह रही है कि मैंने पहले से एक फ्लैट खरीदा हुआ है लेकिन अब दूसरा लेना चाहती हूँ, तो क्या मुझे अब भी विशेष फ़ायदे मिलेंगे? हाँ, तो ये पल्लवी, ये हमारा टिपिकल एक मेंटालिटी था कि हमें और बेनिफिट्स चाहिए, बट जनरली जो गवर्नमेंट के रूल्स और सब्सिडीज या बेनिफिट्स है स्टैम्प ड्यूटी के रिलेटेड या लोअर इंटरेस्ट के, वो फर्स्ट हाउस के लिए, फर्स्ट टाइम हाउस बायर्स के लिए या महिला अपनी खुद की पहली प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए जनरली अप्लाई नहीं होती है, बट हाँ, जो स्टैंडर्ड होम लोन ऑप्शंस है वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है मीनाक्षी जी, तो स्टैंडर्ड होम लोन ऑप्शंस तो रहेंगे लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी पर जो आपको बेनिफिट मिले हैं वो दूसरे पर नहीं मिल पाएंगे। अहमदाबाद से भावना अग्रवाल का सवाल है, ये कह रही है कि मेरे पति के साथ जॉइंट होम लेना चाहती हूँ मैं, तो क्या टैक्स बेनिफिट जो है वो दोनों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में बात की है। EMI भरते वक्त जब भी आपका ब्रेकअप होता है इंश्योरेंस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का, तो उसमें आपको दोनों की तरफ, दोनों लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आपको दोनों को जो है वो बेनिफिट मिलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या निशा जी, अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जो महिला दर्शक आज हमारा शो देख रही हैं, पहली बार अगर वो घर खरीदने जा रही हैं तो उन्हें किस तरह के दस्तावेज जो है उनकी तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि लोन लेने में दिक्कत ना आए और बाकी स्कीम्स का बेनिफिट उठाने में उनको परेशानी ना आए? बिल्कुल पल्लवी, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत टाइम महिलाएं जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से नहीं रखती है, या उसे अच्छे तरीके से यूज नहीं किया जाता है। तो पहले तो हम दस्तावेजों की बात करेंगे कि कौन से दस्तावेज लगते हैं। तो पहले है आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID। ये 4 डॉक्यूमेंट्स में से एटलीस्ट आपके पास 2 हैंडी होने चाहिए। जनरली पैन एंड आधार अपना काम कर लेती है, वो काफी होते हैं। पैन फिर आपका एड्रेस प्रूफ आता है, यूटिलिटी बिल है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है एंड राशन कार्ड। इनमें से भी 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगेन आधार विल क्वालिफाई एवरीवेयर। पैन और आधार लिंकिंग बहुत टाइम हमने देखा है कि नहीं है, तो आपको अपना आधार लिंक है कि नहीं वो भी चेक करना जरूरी है, सो दैट अगर आपका पैन कार्ड लिंकिंग नहीं है, इसके लिए डीएक्टिवेट हो गया, तो पहले उसे एक्टिवेट कराना पड़ेगा 1000 रुपए की पेनल्टी देके। तो ये इंपॉर्टेंट आया क्राइटेरिया है। फिर आता है तीसरा पार्ट जो है इनकम प्रूफ, कि सैलरी स्लिप्स, आपके 6 महीने की सैलरी स्लिप, 3 साल के बैंक स्टेटमेंट, आपकी फॉर्म 16, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक इनकम प्रूफ के नाम पे आपको सबमिट करने ही पड़ेंगे, जो आपकी अल्टीमेटली एलिजिबिलिटी डिफाइन करेगी। फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के सेल डीड है या अग्रीमेंट टू सेल है या टाइटल पेपर्स है, एलिजिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए, और वो प्रॉपर्टी पे बैंक लोन देना चाहती है कि नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा, उसकी कॉपी लगेगी बेसिकली। फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे। बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि 1 साल से 6 महीने तक के बैंक स्टेटमेंट जो लेटेस्ट है वो लगते ही है। ठीक है। होम लोन जब करते हैं स्पेशली, आपका लोन एप्लीकेशन, सैंक्शन लेटर एंड रीपेमेंट प्रूफ, ये आपको देना पड़ता है। एंड अगर आप मैरिड हो लेकिन आपका नाम चेंज नहीं हुआ है, तो मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट जो भी एप्लीकेबल है वो आपको दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं। अगर आप घर खरीदना चाह रही हैं या घर खरीदने का सपना देख रही हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी ज़रूर होने चाहिए, ताकि जब आप लोन लेने जाएं तो भी किसी तरह की दिक्कत ना आए, और जब घर खरीदने लगे तो भी किसी तरह की परेशानी जो है वो आपको ना झेलनी पड़े। निशा जी, आखिर में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, रियल एस्टेट में महिलाओं की भागीदारी जो है बहुत बढ़ती जा रही है, आप इसे किस नज़रिए से देखती हैं? ये ट्रेंड है नया या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है?
पल्लवी, इट इज जस्ट नॉट अ ट्रेंड, आई फील इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट एंड इक्वल। हम जो ये कहते हैं कि जेंडर बायस नहीं होंगे, इक्वालिटी में बिलीव करेंगे, इक्वालिटी ओनरशिप में बिलीव करेंगे, और यही मार्केट को रीशेप कर रहा है और सोसाइटी को बेटर बना रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि मार्केट को तो रीशेप कर ही रहा है, साथ में सोसाइटी को इस तरीके से बता रहा है कि अब जो है वो महिलाएं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, किसी का दबाव नहीं झेल रही हैं और अपना घर बनाने का जो सपना है वो खुद ही पूरा करने की इच्छा भी रखती हैं और पूरी तरह से उसके लिए कदम भी उठा रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारी महिला दर्शकों को बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से जिस घर को अब तक वो सजाने का सपना देखती थी उसे वो अपना भी बना सकती हैं, अपने नाम पे भी कर सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑलवेज अ डिलाइट। थैंक यू वेरी मच। तो घर सिर्फ एक चार दीवारी नहीं है बल्कि एक सिक्योर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, और जब महिलाएं इसके लिए खुद कदम उठाती हैं तो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की फ्यूचर को मजबूत करना चाहती है, एक मजबूत नींव जो है अपने परिवार के फ्यूचर के लिए रखना चाहती है। तो अगर आप भी अपने नाम पर घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो डरिए मत, आज बाजार आपके साथ है, कम ब्याज दर मिल रही है, आपको टैक्स में छूट मिल रही है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है वो भी आपके लिए मौजूद हैं। तो बस सही जानकारी से जो है आप स्मार्ट शुरुआत कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नई कहानी, नई सीख और महिलाओं की समृद्धि के नए रास्ते के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।